हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रॉय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल के साइंस को स्टार्ट किया है, जिसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में साइंस से संबंधित साइंस में पढ़ना कितना कैसा है और साइंस में पढ़ना क्या है और साइंस को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। क्योंकि आप सभी को पता है कि साइंस में हाई स्कूल के साइंस में हमारे पास में फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी भी आता है, बायो, केमिस्ट्री, इन तीनों को कंबाइन करके हमें पढ़ना भी है। और मैंने इसे पढ़ने के लिए एकदम डेमो क्लास में एकदम बेस्ट तरीके से अलग अलग साइंस को डिफाइन किया है, ताकि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे पता है कि हाई स्कूल का जो लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैंने उस कंडीशंस को सॉल्व करते हुए पहले ही इन तीनों कंडीशन को सॉल्व कर दिया है। आप सभी ने अगर लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट लेक्चर अगर आप सभी ने नहीं देखा है साइंस का, तो प्लीज़ जाकर के आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। आप सभी को यह ज्ञात हो जाएगा कि हाई स्कूल के साइंस में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और साइंस की थोड़ी सी एडवांस नॉलेज हो जाएगी वहाँ से आप सभी को, ठीक है। क्योंकि हमारे नेचुरल में यानी कि हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, उन सभी रिएक्शंस के बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज को रिसीवर कर लोगे वहाँ से, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा, क्योंकि मैंने जितना भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज को गिवन कर रखा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जाकर के उस लेक्चर को बड़े अच्छे से देखेंगे और एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के नोट्स बनाते हुए आप सभी को चलना है, ठीक है। और आप सभी को नोट्स प्रोवाइड भी कराए जाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। एकदम बिगिनिंग से जीरो से स्टार्ट करूंगा आज भी चैप्टर को मैं, ताकि आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम ना आए। ये मुझे विश्वास है कि मैं आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा उसमें, चाहे हमारे पास में कोई भी टॉपिक हो, बड़े अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसका नाम है, कौन सा है चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये क्या है हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इन दोनों को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम चैप्टर पे जाएंगे। क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है और इसका पूरा का पूरा सार किस में छुपा हुआ है हमारे पास में, इन दो तीन शब्दों में ही। क्योंकि ये सारा का सारा घूम फिर के पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना इसी को ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों नाम इसे ही पढ़ लें ताकि हमें प्रॉब्लम ही ना हो। देखिए, दो शब्द हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं, अभिक्रिया और इक्वेशन, ठीक है। केमिकल कॉमन है इनमें, यानी कि रासायनिक इसमें कॉमन है। अब देखिए, अभिक्रिया और समीकरण यानी कि इक्वेशन और समीकरण, आप सभी ने मैथ्स भी पढ़ा होगा, आप सभी के पास में मैथ्स है भी, ठीक है। और अभिक्रिया, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है, दोनों है सेम वर्क करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीके से कैसे, देखिए आप सभी ने हाई स्कूल के मैथ्स में इक्वेशन को पढ़ा होगा। कैसे, जैसे कि आप सभी ने इक्वेशन को पढ़ा होगा x + y = 0, 2x + y = 0, इस प्रकार की इक्वेशन को आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। यदि इन इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं कि पहले, मैं इसे लिखता नहीं हिंदी में, पहले हम x को लेते हैं, फिर हम y को लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, बराबर 0 रखते हैं, तब जाकर के सॉल्व करते हैं। इसी बात को अगर मैंने ऐसे लिखूं, या फिर अगर मैं इस प्रकार से लिख दूं कि x + y = 0, अभिक्रिया में हम किसी भी बात को एकदम डिफाइन तरीके से लिखते हैं, यानी कि एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं। जैसे कि आप सभी के पास में हाई स्कूल के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसमें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया को करा करके MgO बना रखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यानी कि इस अभिक्रिया को बड़े अच्छे से डिफाइन करूंगा आगे जा करके, यहाँ पे केवल बता रहा हूँ। ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन के रूप में मान लीजिए आप इसे, केमिकल इक्वेशन,
केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण के रूप में आप इसे मान लीजिए, ठीक है। अब अगर इसी बात को वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ठीक है, फिर एक बर्नर को लेकर के आते हैं, बर्नर की हेल्प से बर्नर को जलाते हैं, बर्नर को जलाने के बाद में हम एक क्या लेते हैं, कटर लेते हैं, जिससे हम मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हैं, फिर उसे हीट करते हैं और उसे जला करके उसके चूर्ण को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके चूर्ण को एक प्लेट पर रिसीवर करते हैं कि प्राप्त करते हैं। इस बात को अगर ऐसे ना लिख करके मैं कुछ इस प्रकार से अगर लिख दूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, यानी कि अभिक्रिया को लिखने का या समीकरण को लिखने का कुछ बस ये तरीका है, ठीक है। हम इतना बड़ा ना लिख करके केवल इस छोटे से वर्ग को कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में केवल बस यही कॉमन अंतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एक वर्डिंग का भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आप सभी के डाउट को ले सकूं, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई होगी, तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा क्या है, क्या हमारे पास है फर्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एकदम से एक एक टॉपिक के नोट्स बनाते हुए चलना है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन को आप सभी को बड़े आसान तरीके से समझना है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आराम से समझना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई होगी। देखिए जरा, मैंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, when two and more substance reacting together, यानी कि टू एंड मोर सब्सटेंस जब आपस में मिल करके अभिक्रिया को करते हैं और एक नए गुणधर्म वाले न्यू क्वालिटी सब्सटेंस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक बर्तन है, मजा आएगा क्लास में, टेंशन नहीं लेना, पबजी जीतना। देखिए ज़रा, हमारे पास में एक बर्तन है जिसमें मैंने लिया है वाटर को, क्या लिया है, वाटर को। सेकंड मैंने ले लिया शुगर, ठीक है। चलिए एक और पदार्थ ले लेते हैं। जब मैंने ये कहा है ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ को लेना है तो मैंने लेमन भी ले लिया। क्या ले लिया, लेमन, सभी जानते हैं ना, नींबू। अब देखिए हम किसी भी अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए एक योजक चिन्ह का यूज करते हैं जिसे हम प्लस बोलते हैं। जैसे मैंने एक पदार्थ लिया, हमारे पास में वाटर था, दूसरा प्लस, यानी कि दूसरा अगर हमें अगला पदार्थ लेना है तो प्लस साइन के साथ में हम दूसरे पदार्थ को जोड़ देंगे। ये हमारे पास में शुगर, ये भी पदार्थ है। अगर मैंने कहा दो से अधिक, एक पदार्थ और लिया, मैंने लेमन ले लिया, मैंने उसे भी ऐसे जोड़ दिया। तो ऐसे करके हमें उन सभी पदार्थों को क्या करना है, जोड़ देना है एक योजक चिन्ह के द्वारा। और देखिए ये हमारे पास में जितने भी, ये हमारे पास में कौन से, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होते हैं हमारे पास में राइट हैंड साइड, ठीक है। और हम एक तीर के चिन्ह के द्वारा, ये हमारे पास में तीर का चिन्ह बोला जाता है, इस साइन के द्वारा हम अपनी रिएक्शन को करते हैं, अपनी अभिक्रिया को करते हैं। और देखिए दूसरी बात, जब हम इसे इन सभी को मिलाएंगे आपस में, जैसे इनका मिश्रण तैयार करेंगे, यानी कि मिक्सचर को तैयार करेंगे, तो हमारे पास में प्राप्त क्या होगा, लेमन वाटर, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा। इसे मान लीजिए हमारे पास में ये लेमन वाटर तैयार हो गया, ठीक है। इसे हमने क्या बोला, नींबू पानी, लेमन वाटर। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या हो गया हमारे पास में, लेमन वाटर। अब देखिए यहाँ से एक बात और निकल के आती है, हमारे पास में ये जो लेफ्ट हैंड साइड के सब्सटेंस होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे पास में पदार्थ होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट,
ये क्या होते हैं हमारे पास में? रिएक्टेंट। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारे पास में देखिए, अब आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूं, क्योंकि आने वाले जितने भी हमारे पास में टॉपिक है उन सभी में आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए जरा, और ये जो मिश्रण हमने जो तैयार किया है इसे हम उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ये क्या होता है हमारे पास में? प्रोडक्ट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए जरा, ये हमारे पास में क्या है? सारे के सारे अभिकारक, और हमें यानी कि रिएक्शन करने के बाद में जो हमारे पास में प्राप्त होता है वो क्या होता है हमारे पास में? इस बात को आप लिख भी सकते हो, मैंने आप सभी को बता दिया। हमारे पास में तीर के जो लास्ट में जब प्राप्त होता है, हमें जो राइट हैंड साइड में जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे पास में क्या होता है? उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, आप सभी को पता भी है कि प्रोडक्ट कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तभी तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आप इसे अपनी भाषा में लिख भी सकते हो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके अभिक्रिया करते हैं, आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप थ्योरेटिकली भाषा में लिख भी सकते। तो चलिए इसे थ्योरेटिकल भाषा में लिखते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मैंने आप सभी को यही बात प्रैक्टिकली बताई है, केवल थ्योरेटिकल भाषा में आप सभी को लिखनी है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? H2O। ठीक है, क्या प्राप्त होता है? H2O, यानी कि जल प्राप्त होता है, 2H2O। ठीक है, रिएक्शंस कैसे बराबर होती है, स्टेबिलिटी कैसे बनती है इन इक्वेशंस की, हम थोड़ा सा आगे जाकर के पढ़ेंगे। इसकी आप प्रॉब्लम नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, आगे जाकर के अभी बताऊंगा कि स्टेबिलिटी कैसे होती है इनकी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में देखिए, यहाँ तक आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को नोट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि देखिए, जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है। और वो किस प्रकार से अवस्था में परिवर्तन हो रहा होता है, वो किस प्रकार से? देखिए, रंग में परिवर्तन भी हो सकता है उसके, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, और भी गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। वहां पे गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है वहां पे। बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, जैसे कि मैंने वहां पे एक एग्जांपल लिया था, स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि हमने क्या है, क्योंकि वो तो केवल हमारे पास में शुगर और वाटर था, लेकिन वहाँ पे जब हम केमिकल रिएक्शंस को कराएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? ताप का उत्सर्जन होगा। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास में हीट भी निकलेगी, यानी कि ताप का उत्सर्जन होगा। वहाँ पे गैस का उत्सर्जन भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें तो कुछ ज़्यादा खास निकलता नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में कुछ ऐसे हीट का भी उत्पन्न, गैस भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम रिएक्शंस करा रहे होते हैं और जब यौगिकों की रिएक्शंस कराते हैं तो उन्हें उन अभिक्रिया को कराने के बाद में उन्हें उलट नहीं किया जा सकता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी? जैसे हम अगर एक लकड़ी को जलाना स्टार्ट करें, ठीक है, मैंने कहा आप सभी को कि हमने इस लकड़ी को जलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये कार्बन के रूप में, एक कोयले के रूप में हमें प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आप इसे फिर बोलने लगे कि आप इसे मुझे तो एक लकड़ी के रूप में प्राप्त चाहिए, लकड़ी के रूप में ही चाहिए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जब आपने किसी एक लकड़ी को यानी कि वाष्पीकृत कर दिया है या हीट राइज कर दिया है, टेम्परेचर उसे यानी कि
आपने जला दिया है तो क्या आप दोबारा से उसे उलट कर सकते हो, यानी कि उसे आप बदल सकते हो लकड़ी में? नहीं। तो इसलिए मैंने आप सभी को बताया कि किसी भी अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता। जब हम किसी यौगिक का प्रयोग कर लेते हैं तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में कि लेमन वाटर को मैंने जो बनाया था वो किस किस चीज़ से बनाया था। शुगर लिया था मैंने, वाटर लिया था और नींबू लिया था, ठीक है, लेमन लिया। इन तीनों का मिश्रण बना करके मैंने साइड में उत्पाद के रूप में बना दिया, जिसे मैंने लेमन वाटर का नाम दिया। भाई मान लीजिए, देखिए ज़रा थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं इसे। हमने मान लीजिए हमारे पास में, मैंने कहा था आप सभी को, एक मिश्रण तैयार किया था जिसमें मेरे पास में लेमन था, वाटर भी था, ठीक है, और प्लस मेरे पास में क्या था, शुगर। इन तीनों का मिश्रण बना करके मैंने एक लेमन वाटर के रूप में तैयार किया था। आप अगर इसे बोलने लगे कि मुझे तो एक वहाँ पे आप बोलने लगे कि मुझे तो लेमन अलग चाहिए, वाटर अलग चाहिए, शुगर अलग चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे ही अभिक्रिया को उलट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी में बहुत हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारे पास में? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है हमारे पास? मैंने स्टार्टिंग में बताया था रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में दोनों में मैंने आप सभी को अंतर बताया था, ठीक है। केवल उसी को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की प्रक्रिया को, यानी कि सूत्रों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, नहीं कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे थ्योरेटिकल भाषा में आप सभी लिख सकते हो, मैं केवल आप सभी का एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे Mg प्लस O2 इक्वल्स टू क्या बना हमारे पास में? MgO। ये हमारे पास में क्या होता है? मैग्नीशियम ये हमारे पास में होता है। ये हमारे पास में परमाणु होते हैं, इन सभी के नाम होते हैं, ठीक है। एक दिन मैं इनकी सीरीज लेकर के आऊँगा ताकि उन सभी के नाम आप सभी को पता हो सके। देखिए ये हमारे पास में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। और पदार्थ जो हमें प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास में प्राप्त? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? अब देखिए जब हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, अभिक्रिया कर रहे होते हैं, तो उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना अति आवश्यक होता है, ताकि उनकी वो जो रिएक्शंस है उनमें एक प्योरिफिकेशंस, यानी कि एक मेच्योरिटी आ सके। तो मैंने आपको इस सभी को इसे नोट पॉइंट में भी लिखना है कि जब हम अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया को लिखने के साथ साथ, यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो समीकरण को लिखने के साथ साथ हम उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। आप सभी को लिखना है ये कि रासायनिक समीकरण को लिखने के साथ साथ में हम रासायनिक अभिक्रिया को उनकी भौतिक अवस्था होती है उसे भी साथ साथ में लिखते हैं। जैसे कि देखिए भौतिक अवस्था कैसे लिखनी है आप सभी को? जैसे सॉलिड यानी कि ठोस, सॉलिड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एस, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है हमारे पास में, गैस यानी कि गैस, और गैस को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जी, ठीक है। जैसे लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एल या एल, ठीक है। एक्वस यानी कि जलीय विलयन, AQ लिख सकते हैं, AQ यानी कि जलीय विलयन एक्वस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यानी कि जब हमारे पास में रासायनिक समीकरण होगी उसकी अवस्था को, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब देखिए
यहाँ पे आपको एक बात देखने को मिलेगी, जब हम अभिक्रिया, इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। क्योंकि आपने 9th क्लास में एक चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा था जिसमें आपको द्रव्यमान के बारे में पढ़ाया गया था कि अभिक्रिया के स्टार्टिंग में और अभिक्रिया के बाद में दोनों में क्या होता है कि जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, उसका द्रव्यमान का परिवर्तन नहीं होता है किसी प्रकार का। यानी कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में दोनों में क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास में इधर 4 किलोग्राम है तो इधर भी हमारे पास में 4 किलोग्राम ही प्राप्त होना चाहिए। आपने देखा हमारे पास में इधर Mg के एक परमाणु है और दूसरा O2 के यहाँ पे 2 परमाणु है, लेकिन हमारे पास में इधर केवल Mg का एक ही परमाणु प्राप्त हुआ हमें। तो क्या ये स्टेबल इक्वेशन है? रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारी स्टेबल है, संतुलित है। अब जब हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे अभी, जिसका नाम है समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो हमारे पास में संतुलित समीकरण जब नहीं होती है तो उसे बोलते हैं हम कंकाली इक्वेशंस, कंकाली समीकरण, जिसे स्केटलाइट बोला जाता है, स्केटल्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्केटल्स। जहाँ तक किसी को दिक्कत, जो हमारे पास में इक्वेशन, जो हमारे पास में समीकरण स्टेबल नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे पास में रासायनिक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम क्या है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप सभी को पता है कि क्यों करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 9th क्लास में आप सभी ने एक टॉपिक को पढ़ रखा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप सभी ने पढ़ रखा होगा। मैं आशा करता हूँ, नहीं पढ़ रखा तो अभी बताऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको परिभाषा के, आप इसके थियोरेटिकल भाषा में आप थोड़ा सा बात लिख सकते हो कि हम जब रासायनिक अभिक्रिया को कर रहे होते हैं तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसका मीनिंग ये है कि हम जब अभिक्रिया कर रहे होते हैं उसमें पहले और अभिक्रिया के बाद में जो द्रव्यमान होगा, मैंने आप सभी को बताया कि वो क्या होता है, संरक्षित, यानी कि समान रहता है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात, अब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसे आप सभी को समझना है। कैसे? देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, Zn जिंक H2SO4। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है ये हमारे पास में क्या है, उत्पाद नहीं, सॉरी, अभिकारक। क्या हमारे पास में ये अभिकारक, ये हमारे पास में क्या, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। क्या हमारे पास में ये रिएक्टेंट, अभिक्रिया कराते हैं दोनों की। अब देखिए जब ये दोनों की हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस H2। अब एक बात देखिए जरा, आप सभी को देखने के बाद में इससे प्राप्त मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा कि जो हमारे पास में ये इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो स्टेबल है या नहीं है या नहीं है? जरा बताइए मुझे, जो हमारे पास में समीकरण प्राप्त है हमें, यह स्टेबल है या नहीं है? अरे सिंपल सी बात है बेटा। देखिए स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? टेबल को ड्रॉ। कैसे? देखिए जरा, देखिए हम एक टेबल को ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लिखते हैं तत्व यानी कि मेटल का नाम, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि परमाणुओं की संख्या, इसे आपको पूरा लिखना है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। राइट हैंड साइड परमाणुओं की संख्या, आप सभी को पूरा लिखना है, मैंने बोल दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में तत्व कौन कौन से हैं? तत्व हमारे पास में ये होते हैं बेटा, तत्व ये होते हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास इसमें Zn जिंक, ये हमारे पास में एक तत्व है यानी कि एक परमाणु है। दूसरा H यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हमने इन्हें लिख लिया।
लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए ज़रा, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास में ये ऑक्सीजन लिखा हुआ है और वहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4। जो राइट हैंड साइड में किसी भी परमाणु के राइट हैंड साइड में लिखा होता है, जैसे कि हमारे पास में ये 4 है, तो ये 4 केवल ऑक्सीजन का है, ना कि हाइड्रोजन का। जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ है H2, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे H जो है वो 2 हैं, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2। जैसे हमारे पास में ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे एक O ये और 3 O ये, यानी कि 4 O हैं। ये नहीं कि मैंने इसे बॉन्डिंग करके जोड़ रखा है, ऐसा कुछ नहीं, केवल दिखाया है आप सभी को कि यहाँ पे O कितने हैं, 4। ठीक है, तो इनकी संख्या को हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, इसकी संख्या कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, 1। और नेक्स्ट जाकर कितनी है, यानी कि राइट हैंड साइड में कितनी है, 1। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 लिख दिए। ठीक है, राइट हैंड साइड में कितने हैं हमारे पास में, देखना जरा, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन, क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन हमारे पास में कितने हैं, 4। राइट हैंड साइड में जाकर के हमारे पास में ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए जरा, 4। तो यानी कि हमारे पास में जो हमारे पास में इक्वेशन है, यानी कि जो हमारे पास में रासायनिक समीकरण है, वो हमारे पास में पहले से ही स्टेबल है। अगर हमारे पास में स्टेबल नहीं होती तो हम उसे स्टेबल करते। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रासायनिक समीकरण को स्टेबल करना क्यों करते हैं हम, आप सभी को पता है। और देखिए इस प्रकार से इक्वेशन को स्टेबल यानी कि बराबर करने की विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं और थ्योरेटिकल भाषा में आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं और डिस्कस करते हैं, उसे डिस्कस करेंगे पूरे बड़े अच्छे तरीके से, हमें स्टेबल करते हैं उस इक्वेशन को और को। ठीक है, देखिए जरा एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या है, मैंने एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के द्वारा आप सभी को ये स्टेबिलिटी दिखाऊंगा। देखिए जरा Fe प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, दोनों अभिकारक हैं, इस बात को ध्यान रखना, अभिकारक, ये भी क्या है हमारे पास में, अभिकारक। प्राप्त क्या होगा, उत्पाद। आप सभी को मैंने बताया था ना कि भौतिक अवस्था के साथ में लिखते रहते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, ये हमारे पास में सॉलिड होता है और दूसरा H2O। हमें देखना होता है कि यदि हमारे पास में जल है तो वो गैसीय अवस्था में भी होता है और वेपोराइज अवस्था में, लिक्विड अवस्था में भी होता है। ठीक है, वो देखना होता है कंडीशंस क्या है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए हम पहले उनके परमाणुओं को लिख लेते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, Fe हमारे पास में इधर परमाणु है, ठीक है, H यानी कि हाइड्रोजन और हमारे पास में ऑक्सीजन। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe के परमाणु कितने हैं, यानी कि परमाणु की संख्या कितनी है। देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास में 1 है, ठीक है, और देखिए जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है Fe3O4। ठीक है, हमारे पास में जो प्राप्त होता है हमें प्राप्त होगा Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है, हमें प्राप्त होगा Fe3। अब देखिए हमें इसे क्या करना है, स्टेबिलिटी। अब एक बात बताइए मुझे, आपने ये लिख लिया, आप सभी को पता है कि हमारे पास में देखना जरा कि इधर Fe के परमाणु कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख दिया है, 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ज़रा,
और दूसरी बात, एक बात और दिमाग में आ गई अभी, हम जब इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को स्टेबल कर रहे होते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को बराबर कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले उन्हें एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, जैसे Fe है हमारे पास में, तो हम इसे एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, प्लस H2O है, इसे एक बॉक्स में बंद करेंगे। हमें प्राप्त क्या हुआ, Fe3O4, इसे एक बॉक्स में बंद करेंगे, प्लस H2, सॉरी, हम इन्हें एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी इक्वेशन, ये हमारे पास में चरण मान लीजिए फर्स्ट है। देखिए जितने भी हमारे पास में परमाणुओं की संख्या थी मैंने लिख दी। राइट हैंड साइड में देखिए जरा क्या है हमारे पास में, Fe के कितने परमाणु है, 3। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप सभी के समझ में सब कुछ आ जाएगा अपने आप ही। देखना जरा, ऑक्सीजन के कितने हैं, पहले हाइड्रोजन के देख लेते हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन तो स्टेबल सा ही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, हमारे पास में ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे, 4। राइट हैंड साइड में कितने हमारे पास में, 4। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए। आपको क्या करना है, आप सभी ने मैथ्स में पढ़ा भी होगा और पढ़ भी रहे होंगे आप, कि रासायनिक समीकरण को बराबर करने के लिए हमारे पास में अभिक्रिया करते समय, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में दोनों में क्या होना चाहिए, जो द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इन्हें बराबर करने के लिए आप सभी को पता है कि यहाँ भी 3 होना चाहिए, तब जाकर के तो 3-3 परमाणु दोनों तरफ होंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें दोनों तरफ 3-3 परमाणु करने पड़ेंगे। तो यानी कि आप सभी को पता है कि हमें इधर भी Fe3 चाहिए होंगे। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किया है तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी कर दिया, यानी कि Fe के लेफ्ट हैंड साइड में 3 परमाणु होंगे और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास में 3 परमाणु हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। बात करते हैं अब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास में इधर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में इधर, 1। और नेक्स्ट हमारे पास में जो सेकंड है ऑक्सीजन, हमारे पास में इधर कितने हैं, 4। तो सिंपल सी बात है कि हमें ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। ये जो 4 मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इन दोनों का है, और हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, जरा देखिए, यहाँ पे H2 है, मैंने 4 यहाँ पे लगाया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 × 2, यानी कि हाइड्रोजन हो गए 8। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, 8। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन 8 हो गए तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन इधर भी 8 होंगे। जब हाइड्रोजन इधर 8 है तो हाइड्रोजन इधर भी 8 करने पड़ेंगे हमें। अब 8 कैसे होंगे, जब मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई किया है तो सिंपल सी बात, जब मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 4 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा, इक्वेशन जो होगा वो स्टेबिलिटी बन जाएगी। बात समझ में नहीं आई है क्या अभी तक भी? अगर नहीं आई है तो दोबारा से फिर देखते हैं, जरा देखिए। देखिए जरा, यही बस इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि जैसे हम स्टेबल करते हैं। देखिए जरा, हमने पहले परमाणु की संख्या देखी, परमाणु की संख्या को हमने लिख दिया। ठीक है, बात है इन्हें स्टेबल करने की। हमने देखा परमाणु की संख्या हमारे पास में इधर 1 है तो इधर 3 है। जब हमने देखा कि इधर 3 है तो हमने इधर भी उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि हमारे पास में दोनों तरफ के जो परमाणु थे वो बराबर हो गए। ठीक है, दूसरी बात, हमने देखा इधर, जैसे हमने ऑक्सीजन की स्थिति को देखा, हमने देखा इधर 4 है तो हमने देखा इधर हमारे पास में ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सिंपल सी बात है, हमें इधर 4 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। ये हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास में, 8। ठीक है, अब जब इधर हाइड्रोजन 8 हो गए तो हम इधर भी हाइड्रोजन 8 करने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से हमारी जो समीकरण होती है वो क्या हो जाती है, स्टेबल। ठीक है, आप सभी ने देख लिया ना, इक्वेशन जो हमारी है वो स्टेबल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर किसी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।